नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 5 और 5 बजे हम और आप उपस्थित हैं अपने डेली करंट अफेयर्स यानी दैनिक समसामयिकी के मुद्दे के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपको याद दिला दें कि हमने आपसे कहा है कि 40 दिन के अंदर में पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स लिखकर यहां पर क्लास में याद करवा दूंगा। तो हम तो डेली करंट अफेयर पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हम अगले 1 साल के करंट अफेयर को इसी क्लास में रिवाइज करेंगे अगले 40 दिन में। आज दूसरा दिन है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इसके पिछले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे डे 1 की शुरुआत की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज है साथियों कौन सा दिन है? तो आज है 21 मार्च 2025 और 21 मार्च 2025 की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दी कि बिहार पुलिस के जो भी बच्चे हमारे यहां तैयारी कर रहे हैं, वो नया बैच लॉन्च हुआ है। 51 रुपए के अंदर में पूरा सिलेबस थ्योरी पढ़ाया जाएगा आपको। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा बैच थ्योरी पढ़ाया जाएगा। बैच 26 मार्च से शुरू हो रहा है, ये बात को ध्यान रखेंगे। पहला, हाल ही में सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट में न्यूनतम निवेश को घटाकर कितने रुपए कर दिया है? आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है यानी सेबी है, इसी सेबी ने क्या किया है? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट में न्यूनतम निवेश को घटाकर कितना कर दिया है? क्या वो 5,000 है, क्या वो 2,500 है, 1,000 है या 500 रुपए है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1,000 रुपए। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,000 रुपए। देखिए, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल यानी ZCZP, ZC का मतलब क्या हो गया? जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के लिए न्यूनतम निवेश राशि को 10,000 रुपए से घटाकर कितना कर दिया है? 1,000 कर दिया है। तो एग्जाम में पूछेगा कि 1,000 रुपए जो अभी किया गया है, पहले कितना था? तो पहले 10,000 रुपए हुआ करता था। पहले कितना था दोस्तों? तो पहले 10,000 रुपए हुआ करता था और उसी 10,000 रुपए से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 1,000 रुपए कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक प्रभाव निवेश में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देना। मतलब सरकार यह चाहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जनता जो है, छोटा छोटा, मान लीजिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो बहुत कम लोग मिलेंगे इन्वेस्ट करने वाले, लेकिन अगर 1,000 रुपए मिलना है तो 1,000 रुपए एक ऑटो रिक्शा वाला भी इन्वेस्ट कर पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बन पाएगी, ज्यादा से ज्यादा खुदरा भागीदारी को क्या कर जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। सेबी ने इस कदम से छोटे निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। तो जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या मिलने वाला है? बढ़ावा मिलने वाला है। न्यूनतम सिफारिश जो है तुरंत प्रभाव से लागू होगी। यानी सेबी ने क्या किया है? तो 10,000 रुपए से घटाकर न्यूनतम निवेश कितना कर दिया है? तो 1,000 रुपए कर दिया है। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर हटाया है। नाम क्या है? तो ZCZP यानी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। और हमने ये देखा। अच्छा, सेबी का जो है अभी अध्यक्ष नया नया कौन बना है? जरा कमेंट करके बताइए कि सेबी के नए नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सेबी के नए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जरा कमेंट करके बताइए। कमेंट करके सभी लोग बताइए कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आइए आज हम बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आप ऊपर पढ़ लीजिए। मिशन 40 दिन 1 साल का करंट अफेयर्स, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे। आज कौन सा डे है? तो आज डे 2 है साथियों। आज डे 2 आउट ऑफ 40 है। आज कौन सा दिन है? तो आज डे 2 है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है। तो आज डे 2 आउट ऑफ 140 है साथियों। डे 2 आउट ऑफ 140 है। अब यहां पे कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं? तो हम 2025 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से 5-6 सवाल बनाए जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग। जैसे IPL होता है ना, तो यहां पे लिखेंगे 5 करंट अफेयर, और वो भी कौन सा? तो मार्च 2025 तक का अपडेटेड दोस्तों। और हम बात करने वाले हैं अभी मार्च के एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जिसका टॉपिक है कौन सा? तो उसका टॉपिक है महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग साथियों। टॉपिक का नाम क्या है? वुमेन्स प्रीमियर लीग। वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिसको हम कहते हैं महिला प्रीमियर लीग यानी WPL कहते हैं। जैसे IPL होता है ना, उसी प्रकार से WPL है। यहां से 5-6 सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए इस पूरे टॉपिक से, इस पूरे टॉपिक को ही खत्म कर देते हैं कि जो भी सवाल पूछा जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, ये वीडियो 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे की जरूर होगी, क्योंकि भाई हम लोगों को 1 साल का करंट अफेयर भी रिवाइज करना है। तो सबसे पहले यहां से पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कब हुआ। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आयोजन कब हुआ? तो फरवरी में हुआ साथियों। 14 फरवरी को इसका शुरुआत
शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा 14 फरवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ। आपसे पूछेगा स्थान कहां था साथियों जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत तो बड़ोदरा से हुई थी। जो स्टेडियम कहां से स्टार्ट कहां से हुआ था, तो बड़ोदरा से हुआ था, और खत्म कहां हुआ, तो मुंबई के अंदर में हुआ। तो आपको ही पता है कि 14 फरवरी से, पूरा लिख देता हूं, 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक का ये आयोजन है। 15 मार्च 2025 तक का आयोजन हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी साथियों कहां से, तो अहमदाबाद से। अहमदाबाद में, सॉरी, बड़ोदरा से शुरू हुआ था साथियों। पहला मैच कहां हुआ था, तो बड़ोदरा में हुआ था 14 फरवरी वाला, और 15 फरवरी वाला मैच कहां हुआ, तो मुंबई में इसका समापन हुआ था साथियों। मुंबई के अंदर में CCI स्टेडियम में इसका समापन हुआ था। यहां पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एक पूछेगा एग्जाम में कि कौवा संस्करण है, मतलब ये IPL जैसे कई सालों से हो रहा है, लेकिन ये अभी ज्यादा पुराना नहीं है, ये तीसरा है साथवी, थर्ड है, याद रखिएगा, थर्ड है, तीसरा संस्करण है, यानी इसके पहले सिर्फ 2 बार हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा आपसे पूछेगा कि इसके अंदर में कुल कितनी टीमें हैं, इसके प्रायोजक कौन है। तो अगर आपसे पूछेगा साथियों कि इसके प्रायोजक कौन है, तो याद रखिएगा प्रायोजक है इसका टाटा कैपिटल। कौन है, सभी लोग कमेंट करेंगे, टाटा कैपिटल इसका प्रायोजक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि इसके अंदर में प्रायोजक तो पूछ लिया कि टाटा कैपिटल है, दूसरा एक सवाल पूछेगा कितनी टीमें खेल रही हैं, कितनी टीमें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ज्यादा टीम नहीं है, सभी लोग कमेंट करेंगे। 5 टीमें हैं। कौन कौन सी हैं, मुंबई इंडियंस हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हैं, यूपी वॉरियर्स हैं, गुजरात जायंट्स हैं, और दिल्ली कैपिटल हैं। यही 5 हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। कितनी टीमें हैं, 5 हैं। कहिए तो यहां लिख दूं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, दिल्ली कैपिटल है, मुंबई इंडियंस है, यूपी वॉरियर्स है, और गुजरात जायंट्स है, और गुजरात जायंट से। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला साथियों पूछना है कि जो पुरस्कार राशि है, उस पुरस्कार राशि के बारे में हम बात करते हैं। तो पुरस्कार राशि से पहले यह जानना जरूरी है दोस्तों कि इस मैच में हुआ क्या, इस मैच में हुआ क्या, ये देखते हैं। तो हम फाइनल की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में फाइनल मैच से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइनल मैच किसके किसके बीच में हुआ, तो फाइनल मैच हुआ साथियों मुंबई इंडियंस के बीच में। एक तरफ कौन था, मुंबई इंडियंस, दूसरे तरफ कौन था दोस्तों, दिल्ली कैपिटल। जीता कौन, तो आप भी जानते हैं, मुंबई इंडियंस। साथियों क्या हो गया, तो मुंबई इंडियंस जीता। जीतने वाले को कितना करोड़ का इनाम मिला दोस्तों, तो सभी लोग कमेंट करेंगे 6 करोड़ रुपए का इनाम मिला। कितने को, 6 करोड़ का। दिल्ली कैपिटल जो है ये हार गया साथियों, उप विजेता बना। ये क्या बना, उप विजेता बना। तो इसको कितने करोड़ रुपए का इनाम मिला दोस्तों, तो 3 करोड़ रुपया का। सभी लोग कमेंट करेंगे कितने करोड़ का, तो 3 करोड़ का इनाम मिला था, ध्यान रखिएगा। मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन थी, तो आपको बताया हरमनप्रीत कौर। कौन है, हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन हुआ करती थी। इसकी कैप्टन कौन है, तो हरमनप्रीत कौर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हरमनप्रीत कौर। जबकि अगर आपसे पूछे कि दिल्ली वाले का, यानी दिल्ली कैपिटल्स का कौन है, मुंबई इंडियंस का तो हरमनप्रीत है, दिल्ली कैप्टन्स की कौन है, दिल्ली का कौन है, तो मैग लेनिंग है, मैग लेनिंग है, ध्यान रखिएगा। इसकी कैपिटल कौन है, तो मैग लेनिंग है। अगला सवाल यहां से 3 और बन सकता है साथियों, 3 और क्वेश्चन बन सकता है। और वो क्वेश्चन क्या बनेगा, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा साथियों कि ऑरेंज कैप किसको मिला, पर्पल कैप किसको मिला। आपसे क्या सवाल बनेगा, एग्जाम के अंदर में पूछेगा कि ऑरेंज कैप किसको मिला। क्या पूछेगा, ऑरेंज कैप किसको मिलता है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को। जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको क्या मिलता है, ऑरेंज कैप। और किसको मिला, तो याद रखिएगा मुंबई इंडियंस के अंदर में एक प्लेयर है, उसका नाम क्या है, नताली साइवर। नताली साइवर ब्रंट है, ध्यान रखिएगा, नताली साइवर। और ये भी ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा 523 रन मारे हैं इसने। कितना मारा है, तो नताली साइवर ने 523 रन मारे हैं। जबकि एक और सवाल पूछता है ऑरेंज के बाद पर्पल कैप, एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि पर्पल कैप का मतलब क्या, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया। पर्पल कैप के अंदर में विकेट किसका पूछता है, तो मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं, दोनों मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, जिसका नाम है अमेलिया केर। क्या नाम है, अमेलिया केर। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या नाम है, अमेलिया केर नाम है दोस्तों। और इसने 10 विकेट लिए हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों के दोनों, ये भी मुंबई इंडियंस, ये भी मुंबई इंडियंस, और ये भी मुंबई इंडियंस, दोनों के दोनों मुंबई इंडियंस। अब सुनिए, अब 2 क्वेश्चन और बनेगा। अभी आपसे एग्जाम में पूछेगा साथियों कि सबसे, ये कौवा संस्करण तो तीसरा, तो आपसे पूछेगा कि पहला संस्करण कहां हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फर्स्ट कब हुआ था, तो फर्स्ट कब होगा, 2023 में। पूछेगा सेकंड संस्करण इसका कब हुआ था, तो 2024 में। आपसे पूछेगा कि 2023 के अंदर में कहां हुआ, किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस। ध्यान रखेंगे कौन, मुंबई इंडियंस 2023 में। और 2024 में कौन, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ध्यान रखेंगे, रॉयल चैलेंजर
बेंगलुरु। तो इतने सवाल यहां से बन सकते हैं, सभी लोग याद रखिएगा, यही सवाल बनेगा, इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में नहीं बन सकता है। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को समझ में आया? अगर सभी लोगों को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर में दिल दे दीजिए, ताकि मुझे लगे कि मेरी आपकी बात जो है दिल तक पहुंच गई है, मेरी आपकी बात जो है दोस्तों दिल से दिल तक पहुंच गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले में। ये तरीका ठीक है ना, हाथ से लिखने वाला? हाथ से लिखने वाला तरीका ठीक है ना भाई? 5 करंट अफेयर्स पूरे हो गए। ये हमारा टॉपिक नंबर आज का 1 था। हमने आपको कहा है कि मिशन 40 डेज पर हम चल रहे हैं, मिशन 40 दिन पर हम चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा 40 दिन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर अभी तक आपने बैचेस हमारे नहीं परचेस किए हैं तो 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10 का और 11, 12 का बैच लॉन्च कर दिया गया है। ऑफर प्राइस 999 रुपए में चल रहा है। ये सारे बैचेस नए हैं, ये नया बैच है दोस्तों, और इसका नाम क्या है? विजयी बैच नाम है। तो बैच खरीदने से पहले विजयी बैच जरूर देख लें। और ये जो बैच है इसके अंदर में लाइव क्लास मिलेगा आपको। अगर लाइव छूट जाएगा तो आप जब जितनी बार चाहें उतनी बार रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड निकालकर प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। अभी इसमें लाइव क्लास चल रहा है, बिल्कुल नया बैच है साथियों, ध्यान रखेंगे। आइए अगला स्लाइड। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है अमेरिका में, चीन में, फ्रांस में, रूस में। आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा हाइड्रोजन का भंडार कहां पर खोजा गया है? जरा कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 40 का कोई बताइएगा, 40 का अभी से स्टार्टिंग करेंगे तो हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है करंट अफेयर में। 40 दिन का हमने चैलेंज लिया है, पूरे 1 साल का करंट अफेयर 40 दिन में कंप्लीट करा देंगे, है ना। और ऐसे ही लिख लिख के कराएंगे, हवा पानी में बात नहीं होगा, ऐसे ही लिख लिख के एक एक टॉपिक, एक एक चीज कराएंगे आपको, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। आइए देखते हैं। फ्रांस के मोसोल क्षेत्र में 46 मिलियन टन का एक विशाल सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। इसको वीवीआई लगा लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लगा लीजिए। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सब दुनिया का सबसे बड़ा विशाल सफेद हाइड्रोजन भंडार में से एक कहां खोजा गया है, जिसकी अनुमानित कीमत कितनी है दोस्तों? तो अनुमानित कीमत है, बाप रे बाप, $92 ट्रिलियन। बहुत है। यह खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक कौन? जैक्स पिरोनन, वैज्ञानिक का नाम क्या है? जैक्स पिरोनन और फिलिप डी डोनाटो के द्वारा की गई है। सफेद हाइड्रोजन भंडार दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल हैं। इसकी अनुमानित लागत मात्र $1 प्रति किलोग्राम है, जो ग्रीन हाइड्रोजन $6 प्रति किलोग्राम की तुलना में अधिक किफायती विकल्प हो सकता है। मतलब ये जो है काफी ज्यादा, 1/6 क्या है? तो 1/6 कम कीमत पर उपलब्ध है, 1/6 कम कीमत पर उपलब्ध है। तो ये कुल मिला के एक अच्छी बड़ी खोज है। और ये खोज कहां हुई है? तो फ्रांस के अंदर में हुई है। अच्छा, यहां पर ना एक सवाल और बन सकता है। क्या बन सकता है पता है? यहां पे एक सवाल बन सकता है और आपसे पूछेगा कि इसकी खोज की है किसने? तो जैक्स पिरोनन ने और फिलिप डी डोनाटो ने। किसने खोज की है? तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिसका नाम है जैक्स पिरोनन और फिलिप डी डोनाटो ने की है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और कहां पे हुई है दोस्तों? तो फ्रांस में हुई है, फ्रांस में हुई है। आइए बातचीत करते हैं साथियों आज के फिर दूसरे टॉपिक की, जहां पर हम बात करेंगे 5 करंट अफेयर, और वो भी कहां? तो वो भी मार्च 2025 तक का अपडेटेड। दूसरा टॉपिक आज की क्लास में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, वो कवर करने वाले हैं सुनीता विलियम्स को। आप जानते हैं सभी लोग कि सुनीता विलियम्स जो हैं नासा की एस्ट्रोनॉट हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि अमेरिका की नेवी में कैप्टन भी हैं, जो रिटायर्ड कैप्टन हैं। सुनीता विलियम्स सिर्फ नासा की एस्ट्रोनॉट नहीं है, सिर्फ नासा की एस्ट्रोनॉट नहीं है, वो यूएस नेवी के अंदर में रिटायर्ड कैप्टन भी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, रिटायर्ड कैप्टन भी हैं, है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं साथियों किसके बारे में? तो सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स से एग्जाम में बहुत हॉट टॉपिक है। सुनीता विलियम्स से 4-5 सवाल जो पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। हालांकि मैं आपको इसरो के बारे में बता चुका हूं, आज बारी नासा की है। तो आइए सुनीता विलियम्स की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि ये क्या है? तो ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट लिख देता हूं डायरेक्टली, नासा की एस्ट्रोनॉट हैं। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री।
प्लस साथियों इसके साथ साथ ये यूनाइटेड स्टेट की नेवी में कैप्टन रही हैं। नेवी में साथियों ये रिटायर्ड कैप्टन हैं, वहां पर नेवी के अंदर में क्या रही हैं ये, तो ये रिटायर्ड कैप्टन रही हैं। अब इनसे 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। इनका जन्म कहां हुआ है, तो याद रखिएगा ये अमेरिका में ही पैदा हुई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नासा में ये 1998 के अंदर में डॉक्टर के अंदर 1998 में इनका नासा में चयन हुआ, और जब ये नासा में, हाँ बिल्कुल 286 दिन अंतरिक्ष से लौटे हैं। नियामत ब्लॉक जी, अभी हम थोड़ी देर में आपको सब बता देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब ये जो महिला है, ये महिला का सिलेक्शन नासा में कब होता है दोस्तों, तो नासा में ये चुनी जाती है 1900, जब आप पैदा नहीं लिए थे तब, 1998 के अंदर में। बहुत सारे लोग पैदा नहीं लिए होंगे। उसके बाद साथियों अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करें, तो सुनीता विलियम्स जब नासा में चुनी जाती हैं तो भारत सरकार इसको देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या कहते हैं, पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा ये भारत के अंदर में, भारत में इनको साथियों 2008 में क्या मिला है, तो याद रखिएगा पद्म भूषण मिला हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सुनीता विलियम्स से संबंधित सही नहीं है या सही है, ऐसे करके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। अब बात करते हैं साथियों इसके बारे में। अब जो ये अभी दौरे पर गई थी साथियों, उसके बारे में बात करते हैं। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जो सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद लौटी हैं, बेसिकली ये हुआ क्या था, तो बेसिकली हुआ ये इतना था कि 2022 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS है, उसके द्वारा क्रू टेस्ट जो है, एक उड़ान है जिसका क्या नाम था, स्टार लाइनर। ध्यान रखिएगा इनका चुनाव जो है स्टार लाइनर के लिए चुना गया था। स्टार लाइनर क्रू में इनका चयन हुआ था, और ये चयन कब हुआ था, 2022 में चयन हुआ था। 2022 में चयन हुआ था। इनको जाना कब था, तो इनको जाना था दोस्तों 5 जून 2024 को। 5 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS जाना था। और मात्र आप जानेंगे तो इनका कार्यक्रम, इनके साथ कितने लोग थे, तो पायलट के रूप में थी सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर। पायलट के रूप में कौन लोग थे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा पायलट में 2 लोग थे, एक का नाम था सुनीता विलियम्स और दूसरे का क्या नाम था, तो बूच विल्मोर। याद रखिएगा बूच विल्मोर, ये 2 लोग हुआ करते थे जो पायलट में चयन हुआ था। आप जान के आपको हंसी आएगी, ये पूरा प्लानिंग कितने दिन का था, पूरा का पूरा अंतरिक्ष घूमने का कार्यक्रम 8 दिन का था। जानिए साथियों आपको हंसी आएगी, 9 महीना लग गया। सभी लोग कमेंट करेंगे, एग्जाम में अगर पूछेगा कि ये अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम था, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम साथियों कितने दिनों का था, तो ध्यान रखेंगे ये अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ 8 दिन का था। कितने दिन का था, जरा सभी लोग कमेंट करेंगे कितने दिन का है भाई, तो सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का ये कार्यक्रम था। कितने दिन में पूरा हुआ, कितने दिन में साथियों आपसे पूरेगा, कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो अभी एक मेरी बहन ने कहा 286 डेज, कितना, 286 दिन में ये साथियों पूरा हुआ। ध्यान रखिएगा यानी लगभग 9 महीने के अंदर में 9 मंथ्स, 9 27, 9 महीना 16 दिन, 9 महीना 16 दिन अगर निकालेंगे और 30-31 का अगर महीना जोड़ेंगे, 30-31 का महीना जोड़िएगा तो ये 16 के जगह कितना आ जाएगा जानते हैं, ये 16 के जगह आ जाएगा 13 दिन। ये 9 महीना 13 दिन, अगर 31 वाला महीना जोड़ लीजिएगा तो ठीक है। अब सुनिए ये था कितने दिन का कार्यक्रम, सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग, ये 8 दिन का कार्यक्रम था। कितने दिन में ये लौटी, 286 दिन में लौटी साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि पृथ्वी पर जो लौटने में समय लगा, लौटने में समय लगा या कितनी बजे लौटी ये बता दीजिए, पृथ्वी पर कितने बजे लौटी, तो 3:27 पर, 3:27 AM में लौटी साथियों, AM में लौटी। कब लौटी, तो 19 मार्च को साथियों, 19 मार्च को। भले आपने 20 मार्च को पढ़ा, लेकिन ये जहां लौटी थी वो कौन सा था, फ्लोरिडा का तट था, और फ्लोरिडा के हिसाब से अगर आप डेट देखेंगे तो वहां 19 मार्च ही होगा, ठीक है ना, 19 मार्च IST होगा, ध्यान रखिएगा। और ये कहां लौटी ये भी पूछेगा, तो सभी लोग कमेंट कीजिए, फ्लोरिडा के तट पर, फ्लोरिडा के तट पर, सभी लोग कमेंट करेंगे, फ्लोरिडा के तट पर लौटी थी दोस्तों, फ्लोरिडा के तट पर लौटी थी। अब यहां से अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप बताने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी टू आंसर। ये सबसे ज्यादा दिन रहने वाली महिला है। ध्यान रखिएगा ये कितने दिन तक, तो ये सुनीता विलियम्स पहली नहीं है, सुनीता विलियम्स नासा के द्वारा भेजी जाने वाली अंतरिक्ष महिला के अंदर में दूसरी सबसे लंबी अवधि तक महिला है, इस बात को ध्यानिएगा। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एग्जाम में पूछ दे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, 3 सवाल पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली
जाने वाली पहली महिला कौन थी? जरा बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। दूसरा बताइएगा कि ये मैंने आपको क्या बताया कि दूसरी सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली महिला है, मतलब इनसे ज्यादा दिन भी कोई रहा है, और तनी मनी ज्यादा दिन नहीं, 608 दिन, 608 दिन तक रहा है। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली अंतरिक्ष की महिला कौन? सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन? सबसे ज्यादा दिन रहने वाली महिला कौन? और लास्ट एक कल्पना चावला का नाम याद होगा। अंतरिक्ष में एग्जाम में पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन, आपसे जब पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, तो यहां क्या नाम आएगा? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो लास्ट वाले का तो मैंने पहले ही बता दिया है भाई, कि लास्ट वाले का आंसर तो मैंने ही बता दिया कि कल्पना चावला होगा। हालांकि ये लौट नहीं पाई है ना, कल्पना चावला जमीन पर पहुंचने से पहले। खैर, अब आते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा, है ना, तेरेस्कोवा। अब आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा दिन रहने वाली, तो पेग्गी व्हिटसन कौन है? तो पेग्गी व्हिटसन, ये 608 दिन रही थी, ध्यान रखिएगा। और ये सुनीता विलियम्स, दूसरा सबसे ज्यादा दिन रहने वाली, दूसरा सबसे ज्यादा दिन रहने वाली महिला। अच्छा, एक बात बताइए, इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो क्लास जो है 1 घंटा की जगह 1.25 घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि भाई इतना डिटेल में पढ़िएगा, पूरे 1 साल का करंट अफेयर पढ़ाना है, वो भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ाना है। हम छेंट छांट के नहीं पढ़ाएंगे, जहां मौका मिलेगा वहां टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, है ना। बताइए सभी लोग, इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? हाँ या ना? यस। चलिए, बर्दाश्त कर लीजिएगा ना 15-20 मिनट एक्स्ट्रा। एक जानकारी है, महासंग्राम बैच है दोस्तों, महासंग्राम बैच लॉन्च कर दिया गया है। आपके कोई भाई बंधु जो बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी करते होंगे, ये 26 मार्च से बैच आ रहा है साथियों। फाउंडेशन बैच है, मात्र 51 रुपए में उपलब्ध है, हमारे ऐप के ऊपर उपलब्ध है, तो सब लोगों को बता दीजिए। और ये थ्योरी बैच है, ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी बैच है ना। पूरा बिहार पुलिस का सिलेबस थ्योरी पढ़ाया जाएगा इस बैच के अंदर में। ऑफर फ्री से सिर्फ 51 रुपए साथियों, जो अब चेंज होने वाला है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बढ़ावा देने के लिए एएफएमएस आर्म फोर्स मेडिकल साइंस कॉलेज ने किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अच्छा, एक ना हमारे टाइम पे एएफएमसी होता था, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना में, पता नहीं अब है या नहीं है ना, पूना में हुआ करता था एएफएमसी। खैर, एम्स नई दिल्ली नहीं दोस्तों, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ नहीं, NIMHANS बेंगलुरु, निमहंस की बात कर रहा है, निमहंस है बेंगलुरु के अंदर में। यही आंसर हो जाएगा साथियों, यही आंसर हो जाएगा, निमहंस बेंगलुरु। इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। सशस्त्र बल यानी हमारे जो सुरक्षा में जवान रहते हैं, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था निमहंस ने रक्षा कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण समझौता हस्ताक्षर किया है। मतलब हमारे जितने भी सुरक्षा के जवान हैं, उन लोगों को अगर कोई ट्रीटमेंट कराना है तो फ्री में जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वो क्या करा सकते हैं दोस्तों? तो फ्री में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो सभी लोग क्या कर सकते हैं? तो फ्री में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, फ्री में सभी लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यस सर। अब सुनिए, अब बात कर लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं देखभाल को सुदृढ़ करना। समझौते पर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, AVSM VSF और निमहंस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने हस्ताक्षर किया, है ना। तो इतने सारे लोग हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये MOU किसके किसके बीच में हुआ है? तो एक तरफ सरकार है, सेना है, और दूसरी तरफ कौन है? तो निमहंस है। निमहंस कहां पर है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है।
कहां पर है? तो बैंगलोर में है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट साथियों, यहां पर ना 5 स्टैटिक क्वेश्चन की बात करेंगे। बीच बीच में एक आध गो डेली एगो या दो गो क्वेश्चन जो है ना स्टैटिक जीके की बात होनी चाहिए, और वो भी अपडेटेड स्टैटिक जीके की बात होनी चाहिए, पुराना वाला नहीं, अपडेटेड। चलिए मैं आपसे ना 5 हल्के हल्के सवाल पूछता हूं, थोड़ा आप भी आंसर देंगे तो खुश हो जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा गया था, 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। जब संविधान बना था तो कितने थे? कमेंट कीजिएगा। खैर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि संविधान के भाग 1 में क्या है और कहां से कहां तक है, जरा बताइए। संविधान के भाग 2 में क्या है और कहां से कहां तक अनुच्छेद है? संविधान के भाग 3 में क्या है और कहां से कहां अनुच्छेद है? संविधान के भाग 4 में क्या है? ऐसे ही लिखते हैं ना, 3 अच्छा नहीं लगेगा, है ना। 1 2 3 जरा कमेंट करके बताइए तो मैं भी देखता हूं कितना आपको इसका नॉलेज है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में संविधान के भाग 4 में क्या है? 4A में क्या है? संविधान के भाग 4A में क्या है? और अंतिम बताइए कि संविधान के भाग 5 में क्या है? कभी कभी बीच में स्टैटिक जी के एक आध को डेली ले लिया करेंगे, इसी बहाने आपका क्या हो जाएगा? इसी बहाने आपका क्या हो जाएगा? तो इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के भाग 1 में क्या है। तो याद रखिएगा, संघ है, यूनियन है और इसके कार्य क्षेत्र हैं। संघ और उसके क्या हैं? संघ एवं उनके कार्य क्षेत्र हैं, संघ एवं उनके कार्य क्षेत्र हैं। अब लेकिन एग्जाम में सवाल पूछेगा कि आर्टिकल कहां से कहां तक, अनुच्छेद कहां से कहां तक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल की जब बात करेगा तो अनुच्छेद जो है 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के कहां तक? 4 तक, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपसे पूछेगा साथियों, दूसरा क्या पूछेगा कि भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 के अंदर में याद है ना, नागरिकता है, जिसको कहते हैं सिटीजनशिप। क्या कहते हैं दोस्तों? नागरिकता है जिसको आप क्या कहते हैं? सिटीजनशिप कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, 5 से लेकर के 11 तक है। तीसरा अगर हम बात करें साथियों तो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन्हें आप मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए मूल अधिकार हैं, लोगों के मूल अधिकार हैं। और ये कहां से कहां तक है दोस्तों? तो आप भी जानते हैं कि ये है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर के कहां तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। नेक्स्ट 4 क्या है? तो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक तत्व हैं, ध्यान रखेंगे। और ये जो हमारा डीपीएसपी है साथियों, ये पूछेगा कि कहां से कहां तक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है अनुच्छेद 35 से लेकर के कहां तक? तो आर्टिकल 51 तक। कहां तक? आर्टिकल 51 तक दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 51 तक। संविधान में संशोधन करते हुए भाग 4A लाया गया या 4 क लाया गया। इसमें क्या है साथियों? तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य हैं। क्या है? मूल कर्तव्य है दोस्तों। और अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य कहां पर? तो याद रखिएगा 51 अनुच्छेद 51 क आर्टिकल 51A के अंदर में क्या है? तो आर्टिकल 51A के अंदर में क्या है? मूल अधिकार है। अच्छा, बीच में एक आध को चलेगा ना, जैसे डेली तो 1 साल का करंट अफेयर तो रिवाइज करा ही रहे हैं, लेकिन बीच में अगर एक आध को ऐसा कराने का मन कर दिया तो चलेगा ना, नहीं तो नहीं कराएंगे अगर आप कहिएगा तो, है ना। 5वां अगर हम बात करते हैं साथियों, भाग 5 के अंदर में क्या है? तो संघ के बारे में चर्चा है। आपसे पूछेगा आर्टिकल कहां से कहां तक? तो 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद आपसे पूछेगा दोस्तों कहां से कहां तक? तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। 52 से लेकर 151 तक कहां पे है? तो आर्टिकल में इसमें है। अब मैं 2-3 सवाल और पूछना चाहता हूं। 2-3 सवाल हम पूछना चाहते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसके बाद बताना है कि यहां पर अस्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे भाई? अस्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर सच्चिदानंद। यही क्वेश्चन आया था ना इस बार, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। उसके बाद साथियों क्या होता है? तो 11 दिसंबर को हमारे संविधान सभा के अंदर में 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और आपसे पूछेगा कि पहला अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। अच्छा चलेगा ना, हाँ ना बताए नहीं आप लोग, हाँ ना बताए नहीं, चलेगा ना, हाँ ना बताए नहीं, यस नो बताइए कि चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या ये पश्चिम बंगाल है, असम है, झारखंड है या उड़ीसा है? आपसे बोल रहा है कि ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स, तो याद रखिएगा असम के अंदर में हुआ है। असम के मुख्यमंत्री कौन है जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। असम के मुख्यमंत्री कौन है जरा कमेंट करके बताइएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है? कमेंट करके बताइए, है ना। नेक्स्ट आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम रूप असम में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना को मंजूरी दी है। इस प्लांट की वार्षिक क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी और इसे नई निवेश नीति 2012 के तहत एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 10,601 करोड़ रुपए होगी, जिसमें ऋण इक्विटी 30-70 होगा या 70-30 होगा। यह प्लांट 48 महीनों में तैयार होने की उम्मीद है। तो कुल मिला के इसका एस्टैब्लिशमेंट कहां हो रहा है दोस्तों? तो ये असम के अंदर में हो रहा है। असम के अंदर में हो रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा, वेरी गुड, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं 2-3 सवाल पूछूंगा, है ना, 2-3 सवाल पूछूंगा और ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपकी दिमाग की बत्ती जला लेगा, है ना। 5 करंट अफेयर मार्च 2024 नहीं, मार्च 2025 तक का अपडेटेड। आप जानते हैं ना कि हर साल लगभग पूरे एक साल के अंदर में लगभग 40 से 50 नई बुक्स लॉन्च होती हैं, किताबें आती हैं। और एग्जाम में क्या पूछता है कि ये जो बुक लॉन्च हुआ है इसके लेखक कौन है ना। तो हम लोग 5-6 दिन के अंदर में, एक दिन में तो 40-50 किताब याद करना पॉसिबल नहीं है, तो 5-5 किताब हम लोग क्या करेंगे, 5-5 किताब धीरे धीरे याद करेंगे और धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, है ना। तो पहला किताब मैं आपसे पूछूंगा, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ये किसकी किताब है? आपसे एग्जाम में पूछूंगा मैं साथियों कि ब्रेकिंग रॉक्स, इंग्लिश में ही लिख देता हूं, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ये किसकी किताब है? आपसे पूछेगा कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर ये किताब 2024 में लिखी गई है, ये किसकी किताब है? कॉल ऑफ द गिर, अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि कॉल ऑफ द गिर इंग्लिश में लिखूं कि हिंदी में लिख दूं? ऐसे लिखूं क्या? कॉल ऑफ द गिर, बात बराबर ही है, हिंदी लिखो। आपसे पूछेगा कि कॉल ऑफ द गिर किसकी किताब है? एक सांसद है उनकी किताब है। तीसरा आपसे सवाल पूछेगा, जानते हैं दोस्तों क्या पूछेगा? द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये बहुत फेमस किताब है, काफी विवादों में रही। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये सब 2024-25 के अंदर में जो नई किताबें हैं उनसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, कोई भी पुराना किताब नहीं है। अब पुराना अरुंधति रॉय का किताब लेने से कोई फायदा नहीं है। अब एक और सवाल है, मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, है ना, या फिर छोड़ दीजिए द श्रीराम इन तमिलगम, ये पूछ देगा कि किसकी किताब है? श्रीराम इन, हिंदी कैसे लिखेंगे यार इसका? श्रीराम इन तमिलगम, भाई हिंदी गलती हो जाए थोड़ी बहुत माफ कर देना। ये किताब का नाम बहुत लंबा है, श्रीराम इन तमिलगम, एन इंस्परेबल बॉन्ड। क्या है? एन इंस्परेबल बॉन्ड। अब एन ऐसे ही लिखाएगा ना, एन इंस्परेबल, भाई थोड़ा सही कर लेना, मेरी हिंदी कमजोर है। बॉन्ड, ये चौथा हो गया। पांचवां किताब जो 2024 में ही मां मदर, या फिर छोड़ दो, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, बता दो। माउंटमैन ठीक लिखा हुआ है, माउंटेन लिखना है मुझे, माउंटेन इंग्लिश में लिख देता हूं यार। देखो भाई मैं बचपन से अंग्रेजी मीडियम का विद्यार्थी हूं। माउंटेन मैमल्स
ऑफ द वर्ल्ड। ये 5 किताबें बता दो। किताब कम से कम 30-40 को है, तो एक दिन में 30-40 याद कराना पॉसिबल नहीं है। अब्दुल जबर मंसूरी जी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सबसे पहले समझिए, तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर किसकी किताब है? तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर सुदीप्त सेन गुप्ता की किताब है। किसकी किताब है? जरा नाम सभी लोग कमेंट करेंगे। सुदीप्त सेन गुप्ता। सभी लोग याद करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुदीप्त सेन गुप्ता की किताब है। कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर एक सांसद हैं, भारतीय लोकसभा के चुने हुए सांसद हैं, परिमल नाथवानी की किताब है। ये किसकी किताब है? परिमल नाथवानी की किताब है, नाथवानी की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे ऐसा नहीं ना कि 5 को करा के छोड़ देंगे, टोटल मान लीजिए कि 30 किताब ऐसा है ना जिसको आपको पढ़ना है, तो मैं चाहता हूं कि बारी बारी से आज 5 को करा दिए, 5 को कल करवा देंगे, 5 को 3-4 दिन के बाद करा देंगे, समझ रहे हैं? प्रिजनर ऑफ द भोपाल, इसमें डबल स्टार लगा लीजिए। प्रिजनर ऑफ द भोपाल किताब किसकी है? टिम वॉकर की है। किसकी है? टिम वॉकर की है। टिम वॉकर की ये किताब है। तीसरा, श्रीराम इन तमिलगम एन इंस्पिरेबल बॉन्ड। श्रीराम इन तमिलगम ये किताब किसकी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर डीके हरि, डीके हेमा हरि, है ना, 2 लोग हैं, डॉक्टर डीके हरि, इंग्लिश में लिख देता हूं, डॉक्टर डीके हरि, और इन्हीं के साथ हेमा हरि, हेमा हरि या डीके हेमा हरि, है ना, जो भी लिख लीजिए, दोनों नाम सेम है, डीके हेमा हरि। एक अंतिम है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये किताब है रंजीत सिंह की। किसकी है? MK रंजीत सिंह की किताब है। ये किताब किसकी है? MK रंजीत सिंह। जरा जल्दी कमेंट करो कि सारा किताब करवा देना है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट किताब है बारी बारी से। जैसे आज 5 करवा दिया, 1-2 दिन के बाद फिर 5 को करा देंगे, चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा बता दो। अच्छा, अमित शाह ने एक किताब का विमोचन किया है, बहुत फेमस किताब है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। नाम लिख दूं, यहां पे जगह है, अभी एगो जगह है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, है ना, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहां जगह है इसलिए 6 कर दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। आपसे पूछेगा कि इसका विमोचन किसने किया, लेखक तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसका विमोचन किया था अमित शाह ने। लेखक का दिमाग से नाम उतर रहा है, देख के बता दें, लेखक देख के बता दें। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। ये तो पता ही है कि अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। इसको लिखा किसने है? एडिटर है राघवेंद्र तनवर हैं, राघवेंद्र तनवर। कौन है? राघवेंद्र तनवर। इसके जो एडिटर हैं वो हैं राघवेंद्र तनवर। ठीक है, तो ये जो है 2024-25 की किताबें हैं, पुराना वाला किताब नहीं करवा रहे हैं, जो पिछले 1 साल के अंदर में नया किताब आया उसका लिस्ट है ये। ठीक है, चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? इसको VVI लगा दीजिए, हर बार ना, हर साल इसमें संशोधन होता ही रहता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में हर साल संशोधन होता है, एवरी ईयर क्या होता है? संशोधन होता है। क्लियर है? एवरी ईयर क्या होता है दोस्तों? तो एवरी ईयर संशोधन होता है। ठीक है, आइए, तो 2500 करोड़, 3000 करोड़, 3400 करोड़ और 4200 करोड़। तो आपको पूछ रहा है कि कितना करोड़ रुपए को मंजूरी दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन? तो 3400 करोड़, याद रखेंगे, 3400 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है। इस विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में लागू किया गया है। इस मिशन के लिए 15वें वित्त आयोग, जरा बताना कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे, जरा बताना कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे। और जब बात निकली ही है तो जब बता दो कि 16th वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है। चक्र 2021-22 से 25-26 के दौरान कुल 3400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत की स्वदेशी गोजातीय नस्लों का संरक्षण करना, दूध उत्पादन और आनुवंशिक सुधार को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। किसानों की आय में क्या करना है, तो वृद्धि करना है। यहां पे पूछ रहा है, देखिए 1000 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग चक्र 21-22 से 25-26 के दौरान 3400 करोड़ रुपए आवंटन की मंजूरी मिली है। पिछले 10 वर्षों में दूध के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 63%। पिछले 10 साल में पूछेगा कि भारत में दूध का उत्पादन कितना बढ़ा है, तो 63.55% क्या है, तो 63.55% जो है बढ़ रहेगा। सर आप रात वाला क्लास में पूछ रहे थे कि पॉलिटी का क्लास कैसा रहेगा, हम लाइव नहीं थे तो अभी देख रहे हैं। सर बहुत जल्द पॉलिटी का क्लास शुरू कर दीजिए सर, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। गौतम जी आपने वीडियो को अभी लाइक कहाँ किया है। संघर्षों के बाद मिलने वाली सफलताएं स्वाभिमान उत्पन्न करती हैं, अपमान नहीं। बिल्कुल तहसीन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा 16वें वित्त आयोग का अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों का, 16वें वित्त आयोग का अभी तक आंसर नहीं आया है। कौन है बताइए, अरविंद पनगढ़िया। कौन है 16th के, अरविंद पनगढ़िया। अच्छा वित्त आयोग के अनुसार चर्चा किसमें, संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, जरा बताना। आर्टिकल, मेरा पॉलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280 है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, तो आप भी जानते हैं कि टैक्सेशन का क्या करना, स्टेट और सेंटर में। एक जो मेन काम है और भी है, स्टेट और सेंटर में करना। आप भी पता है कि दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। इसका हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी पढ़ूंगा तो याद आ जाएगा। एक क्षैतिज होता है और एक और पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो होता है। ठीक है, आइए अब यहां पर हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन है। यहां पर हम देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 5 करंट अफेयर मार्च 2025 तक का अपडेटेड। एक नया टॉपिक लेते हैं दोस्तों और उस नए टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। एक नया टॉपिक लेते हैं और जानते हैं कौन सा टॉपिक है वो टॉपिक है साथियों चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, कहां हुआ, कौवा संस्करण था, कितनी टीमें थी, कौन कितना जीता, कौन फाइनल हारा, कितना पुरस्कार मिला, कितना पुरस्कार नहीं मिला, ऑरेंज कैप किसको मिला, पर्पल कैप किसको मिला, सबसे ज्यादा टीमें जो पॉइंट्स लेकर के आई वो कौन थी, मैन ऑफ द मैच कौन हुआ, मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ। इतना ही आपको पता है, यही सवाल पता है, यही सवाल। सर आप मैथ और साइंस भी पढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैथ्स मैंने पढ़ाया है कई सालों तक, मतलब 1-2 साल मैंने मैथ्स भी पढ़ाया है, कुछ दिनों तक इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है। जो विषय मुझे दिया जाता है मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने का, काम भर आता है थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं। अगर बच्चे पसंद करते हैं तो सब बढ़िया है। मान लो मैं कहूं मैं पढ़ाता हूं और आपको अच्छा ही नहीं लगे तो वो कोई काम का नहीं है ना। तो इसका सबसे पहले पूछेगा कि आयोजन कब किया गया, तो याद रखिएगा फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक। कितने फरवरी से, 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। ध्यान रखेंगे कब से कब तक, तो 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। साल कौन सा रे भाई, तो शशि सर हैं, बासी खबर नहीं पढ़ाते हैं। जो खबर शशि सर पढ़ाते हैं लोग कुछ दिन के बाद उसको पढ़ाते हैं, अगले दिन लोग पढ़ाते हैं, है ना। आयोजन है 19 फरवरी से 9 मार्च। आपसे पूछेगा कि आयोजन स्थल कहां पर है, यानी ये चैंपियंस ट्रॉफी कहां हुआ, तो आप भी जानते हैं पाकिस्तान में कुछ मैचेस हुए और कुछ मैचेस यूएई के अंदर में हुए। क्या हुए, तो कुछ मैचेस जो है साथियों पाकिस्तान में हुए, अपना बेटा है पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान में हुआ। और कुछ जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह रहे हैं, यूएई में हुआ था। अच्छा जानते हैं इसी तरह का ना ये वो गलती कल की क्लास में हो गया। कल मैंने क्या बोल दिया कि लापता लेडीज के डायरेक्टर कौन है, तो किरण राव। और किरण राव किसकी है, तो शाहरुख खान की पत्नी है। शाहरुख खान की नहीं है, वो आमिर खान की पत्नी है। और मैंने ऐसे होता है ना कभी कभी मिस्टेक से निकल जाता है। तो मैं बाद में एक लड़की ने कमेंट करा था तो मैंने देखा उस कमेंट को, तो मैंने बोला हाँ भाई गलती हो जाती है, बेचारा शाहरुख खान लड़ जाएगा, है ना। सुनिए
अब तीसरा सवाल, बात होगी तो पूरा बात होगा, हम थोड़ा मोड़ा नहीं बताने में भरोसा करते हैं। मुझे एक बात का आपसे जवाब चाहिए, पहले आप जवाब दीजिए कि अगर मेरी ये क्लास 1 घंटा के जगह 1.25 घंटा 15 मिनट बढ़ जाए तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? काहे कि मेरे भाई 1 साल का करंट अफेयर कराना है थोड़ा थोड़ा। आज दूसरा दिन है, अगर आप नया जुड़े हैं तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन 40 दिन ही मेरे पास टाइम है ना। बहुत सारा टॉपिक है, चैंपियंस ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी है, ये इंडेक्स है, ये किताब है, ये आदमी मरा है, ये जिया है, ये इसको नियुक्ति की गई है, ये नियुक्तियां रद्द की गई हैं, राष्ट्रपति कैबिनेट में ये बदलाव हुआ है, ये सरकार की स्कीम आई है, बजट आया है, आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इतनी सारी चीजें मुझे करानी है, स्पोर्ट्स कराना है। तो मुझे टाइम 15 मिनट अगर रोज एक्स्ट्रा दीजिएगा तभी तो इतना डिटेल में करा पाऊंगा। 40 दिन ही मेरे पास टाइम है ना, 40 दिन ही टाइम है। तो आपसे पूछेगा कि कौवा संस्करण है, तो सभी लोग कमेंट कीजिए 9th संस्करण है। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ठीक है, अब हम खुश हो गए, 9th संस्करण है। अब आप जानते हैं कि 9th संस्करण के अलावा आपसे पूछेगा कितनी टीमें भाग लेती हैं, तो 8 टीमें भाग लेती हैं। कितनी? चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीमें हैं? तो टीमों की संख्या 8 है टोटल। कितनी है? 8 है। अब सुनिए, जो जीतने वाला है यानी जो विजेता है, जो विजेता है उसकी पुरस्कार राशि कितनी है? उसकी पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, उसको मिला है 19.46 करोड़। कितना करोड़ मिला है? तो 19.46 करोड़। किसको मिला है? भारत को मिला है। यहीं पर साथियों अगर उप विजेता की बात करें, किसकी बात करें? जो हार गया है, उप विजेता। कौन हारा है बताइए, कौन हारा है? तो न्यूजीलैंड हारा है ना जी। जीता कौन है? इंडिया जीता है ना। उप विजेता की पुरस्कार राशि कितनी है? तो 9,73,00,000, 9.73 करोड़। अच्छा, यहीं पर एक और करंट अफेयर जुड़ जाएगा, कल का करंट अफेयर है ये। कल बीसीसीआई ने साथियों भारत को कैश प्राइज दिया है। भारतीय टीम को घोषणा की है कि हम भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी में पैसा देंगे। कितना करोड़ रुपया? बताना जरा सभी लोग, कितने करोड़ रुपया? मैंने वीडियो भी बनाया था अलग से। इतना करोड़ रुपया, 58 करोड़ रुपया साथियों। कितना करोड़? 58 करोड़ रुपया। ध्यान रखिएगा। सेमीफाइनल में क्या हुआ था? भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, भारत जीत गया था। दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था, न्यूजीलैंड जीत गया था। उसके बाद फाइनल किसके किसके बीच में हुआ? तो आप भी जानते हैं दोस्तों, जब हम फाइनल मैच की बात करते हैं तो फाइनल हुआ, एक तरफ साथियों इंडिया हुआ करता था और दूसरी तरफ कौन था? तो न्यूजीलैंड था दोस्तों, न्यूजीलैंड था। आप जानते हैं इंडिया क्या हुआ दोस्तों? तो इंडिया जीत गया। इंडिया क्या हो गया? जीत गया। अब यहां से 3 सवाल बनेंगे साथियों। क्या क्या बनेगा? प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो पहले तो सवाल पूछ लेते हैं। यहां से पहला एक और बनेगा, प्लेयर ऑफ द मैच। पहला सवाल बनेगा, कौन बना? दूसरा बनेगा प्लेयर ऑफ द सीरीज, तीसरा सवाल बनेगा पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। और चौथा ऑरेंज कैप किसको मिला? ऑरेंज कैप किसको होता है? तो ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, और ये किसको मिलता है? तो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। यही 4 क्वेश्चन और बन सकता है। यहां से चारों का काम तमाम कर देते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच, उस दिन जो मैच हुआ था फाइनल मैच, उसमें किसको मिला था? तो रोहित शर्मा को मिला था। किसको मिला था? सभी लोग कमेंट करेंगे रोहित शर्मा। याद है ना, 76 रन बनाया था ना उसने, कि 73 रन बनाया था रोहित शर्मा ने फाइनल के अंदर में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से जो हराया। कितने रन बनाए थे? 76 रन बनाया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको मिला था? रचिन रविंद्र को मिला था। रविंद्र को मिला था। अच्छा, ये रचिन रविंद्र जो है भारत के नहीं हैं, लेकिन भारतीय मूल के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा विकेट यानी पर्पल कैप की बात कर रहा है साथियों। पर्पल कैप यानी सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया था? तो मैट हेनरी ने लिया था। किसने लिया था? तो ऑरेंज कैप की जगह पर्पल में कौन था? तो मैट हेनरी की बात करेंगे। सबसे ज्यादा विकेट मैट हेनरी की बात करेंगे तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, 10 विकेट इन्होंने लिया है। और ऑरेंज कैप का मतलब सबसे ज्यादा रन, तो याद रखिएगा रचिन रविंद्र ने बनाया था। किसने बनाया है? रचिन रविंद्र। अच्छा, इनसे पीछे थोड़ा ही सा एक प्लेयर है, भारत का खिलाड़ी है। रचिन रविंद्र 1 नंबर पे हैं। इन्होंने कितना रन? तो 263 रन बनाया था, 263 रन बनाया था। लेकिन एक भारत का प्लेयर है, कौन? श्रेयस अय्यर। कौन है जरा कमेंट करना। श्रेयस अय्यर दूसरे स्थान पे था दोस्तों। कितना रन? इनसे मात्र 20 रन कम था, 243
241 रन। और तीसरे पोजीशन पे कौन था, तो बेन डकेट हुआ करता था, इंग्लैंड का प्लेयर, 227 रन। कौन था, बेन डकेट हुआ करता था दोस्तों, बेन डकेट। कितने रन, तो आप जानते हैं कि इंग्लैंड का प्लेयर है, कितने रन, तो 200 ही रन थे, 227 रन थे, ठीक है ना, 227 रन। ध्यान रहेगा, इससे ज्यादा कोई भी सवाल नहीं आएगा। अच्छा, भारत में विकेट लेने वाले में तो मैट हेनरी हैं, और मैट हेनरी के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो भारत का एक बॉलर है, याद है ना, वरुण, वरुण याद है ना, वरुण चक्रवर्ती। इन्होंने 10 विकेट लिया था, इन्होंने कितना लिया था, 10। और वरुण चक्रवर्ती ने 9 विकेट लिया था, 9 विकेट लिया था, 9 विकेट। अच्छा, कल वाला बोर्ड पीडीएफ मिल गया था ना, ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए ना भाई, ये पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए, ये पीडीएफ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, अगर आप कहिएगा, आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप मुझे कहिए, मैं एक वीडियो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करूं, अगर आप कहेंगे तभी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप कहेंगे तभी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। एक रिक्वेस्ट करूं, बोलिए पहले, कहेंगे तभी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कहेंगे तभी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। इफ यू विल से देन एंड देन ओनली आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग। यस सर, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एक बार लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने एक बार व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दें। दोस्तों, वादा किया है आपको 40 दिन का, और आपको दिख भी रहा होगा मेहनत, ऐसे केवल वादा से नहीं होता है, मेहनत दिख रहा होगा कि एक बार में पूरा एक टॉपिक खत्म। बताइए टॉपिक खत्म हुआ है कि नहीं, मेहनत दिख रहा है कि नहीं आपको, कि आपको दिख रहा है कि नहीं कि एक बार में इससे ज्यादा कुछ आएगा, यहां से कुछ नहीं आएगा, गारंटी है कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट 1 to 5 का नया बैच, 6 to 8 का नया बैच, 9 10th का नया बैच, ये तीनों का नया बैच है, ध्यान रखिएगा। और नया बैच का नाम क्या है, विजयी बैच है। कोई भी आप बैच खरीदेंगे उसके साथ 2 बैच फ्री मिलता है ना। एक बैच है जहां पर 5000 एमसीक्यू का टॉपिक वाइज डिस्कशन टीचर कराते हैं। टॉपिक वाइज डिस्कशन कौन कराएंगे, शिक्षक कराएंगे। एक एक टॉपिक का एमसीक्यू क्लास में डिस्कस होगा और एनसीईआरटी का नोट्स। और 11 12 का जो बैच है ना दोस्तों, ये हमारा ओल्ड बैच है, तो आपको पहले ही बता देते हैं कि खरीदने से पहले ही बाद में मत कहिएगा सर रिकॉर्डेड दे दिया। और ये तीनों का जो बैच है ना, ये तीनों का नया बैच है, यहाँ लाइव मिलेगा, और जो लाइव आपका छूट जाएगा और रिकॉर्डेड जितनी बार चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं। जो नोट्स होगा उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। रामनाथ गोयनका लगा लीजिए सभी लोग, तो VVVI ट्रिपल VI लगा लीजिए। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? अरे बोका, हम आंसर तो इसी में लिख दिए हैं, इसी में आंसर लिखा गया है, इसी में आंसर लिखा गया है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये पत्रकारिता क्षेत्र में, एक्चुअली इसका नाम ही है ना पत्रकारिता पुरस्कार, इसीलिए यहां पे ही आंसर लिखा गया है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। आइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो सत्य, निष्ठा और निडर रिपोर्टिंग के मूल्यों को बनाए रखते हैं। जरा आप लोग अपने अपने फेवरेट पत्रकार का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप अपने अपने फेवरेट पत्रकार का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने भाषण में राष्ट्रपति ने लोकतंत्र में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा में रामनाथ गोयनका की विरासत को स्वीकार किया। उन्होंने AI और गलत सूचना से उत्पन्न यानी फेक न्यूज से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जमीनी रिपोर्टिंग, शोध आधारित पत्रकारिता और मानवीय मूल्यों की आवश्यकता पर जोर दिया। बिल्कुल, नहीं तो आजकल देखिएगा ना, पत्रकार लोग जो है कुछ कुछ यूट्यूब में पत्रकारिता को देखेंगे तो लेके घुस जाता है, अच्छा आप इनके साथ भाग के शादी कर ली, कब भागी थी, कहां गई थी, इसने सिंदूर कहां डाला था, अच्छा आपका पकड़ुआ ब्याह हो गया, आपका पकड़ुआ ब्याह कैसे हो गया, क्या आप इनसे पहले से बात करते थे, क्या ये आपका पहले का पाप है, आपको बड़ी मार मारा है क्या, खूब पीटा है क्या ब्याह करने से पहले, आप पूरा आपका चेहरा सूजा हुआ है, बताइए हमको, बताइए आपको खूब पीटा है क्या, गमछी से गोर हाथ बांध दिया था आपका, भर पेट पीट पीट के आपका ब्याह करा दिया है। अब बेचारा लड़का क्या करेगा, लड़का चुपचाप है, लड़का जो है चुपचाप है बेचारा, नहीं समझे बात को, पकड़ुआ ब्याह कर दिया, सब उसका पकड़ के ब्याह कर दिया। समझ रहे ना मेरी बात को। कुछ एक कमेंट है, कुछ एक कमेंट था मेरे भाई, सर उत्पादन उत्पादक, मोना आपका कल भी शायद क्लास में कमेंट था ना, उत्पादन उत्पादकता भंडारण विश्वराज करा देंगे,
भाई आप चिंता छोड़ दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि 1 साल का करंट कराना है मुझको। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करते हैं दोस्तों। 5 करंट अफेयर मार्च 2025 से अपडेटेड है, मार्च 2025 से अपडेटेड है दोस्तों, अपडेटेड है। सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जिसका संबंध है गौरैया से। किससे संबंध है? गौरैया। आपने नाम सुना है गौरैया? अभी अभी विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है ना। तो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहला जो है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है। इसी गौरैया की आज बात करेंगे, विश्व। और ध्यान रखिएगा ये जो गौरैया है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, गौरैया दिवस। गौरैया को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैरो। सबसे ज्यादा आप देखते होंगे इसी पक्षी को, है ना, स्पैरो। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है पहले तो ये बता दीजिए सभी लोग, सभी लोग ये बता दीजिए। बिल्कुल 20 मार्च इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ये तो हमने कल करंट अफेयर में भी पढ़ा था, है ना, 20 मार्च। अब यहां से 2-3 सवाल है मेरे। पहला, सबसे पहला नमाल है, सवाल है, आप जानते हैं गौरैया को हिंदी में गौरैया कहते हैं, तमिल में इसको क्या कहते हैं पता है? तमिल में इसको कुरुवी कहते हैं, संस्कृत में पता है क्या कहते हैं? चटका कहते हैं, और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? चिरैया कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरैया कहते हैं। अब सुनिए, अब दूसरा आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि 2025 का थीम क्या है। 2025 का क्या पूछूंगा आपसे? थीम क्या है? किसका थीम? तो विश्व गौरैया दिवस का। तो थीम क्या है दोस्तों? थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, अ ट्रिब्यूट टू द नेचर्स टाइनी मैसेंजर, प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे, प्रकृति के नन्हे दूतों को, प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। ये तो हो गया हिंदी में। अंग्रेजी में मैंने बता ही दिया आपको कि क्या है। अब सुनिए, यहां से 3-4 और सवाल बनेंगे। पता है क्या? कि आपसे पूछा जाएगा कि गौरैया जो है, गौरैया के लिए एक पुरस्कार दिया गया, हीरोज ऑफ द इन्वायरमेंट पुरस्कार। ये किसको मिला था? एकमात्र भारतीय जिसको मिला है हीरोज ऑफ द इन्वायरमेंट पुरस्कार, हीरोज ऑफ द इन्वायरमेंट पुरस्कार। ये एक ही आदमी को आज तक मिला ही है, इन्वायरमेंट पुरस्कार यानी इन्वायरमेंट अवार्ड। जानते हैं किसको मिला है? ये 2008 में मिला है, एकमात्र भारतीय, एकमात्र भारतीय को मिला है। आज तक किसी को मिलवे नहीं किया भारतीय को। क्या नाम है आपको पता है? इनका नाम है साथियों डॉक्टर मोहम्मद दिलावर। क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद दिलावर, डॉक्टर मोहम्मद दिलावर। अब रुकिए, दिलावर। अब सवाल आपसे अगला होगा, हमको बताइए कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। आप मुझे बताइए कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बताइए तो जरा, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी, इसीलिए तो बता रहा हूं उतने देर से, क्योंकि ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया ही है। अच्छा, और कहां का राजकीय पक्षी है ये? दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन है? दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन है? तो यही गौरैया है, यही गौरैया है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, आपको पता है क्या, आप जानते हैं कि गौरैया पुरस्कार दिया जाता है? गौरैया पुरस्कार दिया जा रहा है, 2011 से दिया जा रहा है। अब सुनिएगा, अब 3 सवाल और, जब बात निकली है तो पूरी होगी, होगी कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए तो कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? एक बात बताइए जरा, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को ये स्टैटिक जीके पता है। बर्डमैन ऑफ, इसी में छठा लिख देते हैं, बताइए तो यहीं पर, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बहुत फेमस आदमी है, इनके नाम पर तो मैसूर में कुछ है भी, है ना। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दिए। बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। अब सुनिए, यहां से ना 3 गो सवाल आएगा। काहे सवाल आएगा? काहे कि मोदी जी जो है ना, मोदी जी उसमें इंटरेस्टेड लिए, मतलब मोदी जी से संबंधित है गौरैया बचाओ अभियान। अब जानते हैं कि गौरैया लुप्त हो रहा है, तो मोदी जी ने एक अभियान निकाला जिसका नाम था गौरैया बचाओ अभियान। इधर लिखता हूं, उसका नाम क्या है? गौरैया बचाओ अभियान। ये मोदी जी से संबंधित है, इसीलिए पढ़ लेना यहीं पर जरूरी है। अभियान यहीं पर पढ़ लेना इससे जरूरी है। गौरैया बचाओ अभियान के अंदर में पहला अभियान मोदी जी ने चलाया, सेव द स्पैरो अभियान। क्या चलाया? सेव द स्पैरो, सेव द स्पैरो। आपसे पूछेगा कब चलाया, तो ध्यान रखिएगा 2017 में चलाया। किसने? तो नरेंद्र मोदी जी ने, है ना,
नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। अब इसका काम क्या था? तो इसका काम यही था कि भैया गौरैया को बचाया जाए। किसके नेतृत्व में चलाया? तो जगत किंग खाबवाला के नेतृत्व में, जगत किंग खाबवाला के नेतृत्व में। याद रखिएगा किसके नेतृत्व में? तो जगत किंग खाबवाला, ये आदमी का नाम है, ध्यान रखिएगा, किंग खाबवाला के नेतृत्व में। ये गौरैया को बचाने के लिए जाना जाते हैं, है ना, नेतृत्व में चलाया गया। दूसरा एक और अवार्ड मिलता है या एक और बचाव अभियान है जिसका नाम है, चेन्नई के अंदर में एक है, या फिर एक और आप मान लीजिए मैसूर में है, अली बर्ड, है ना, और चेन्नई में क्या है? कुहुगल ट्रस्ट है। कुहुगल ट्रस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुहुगल ट्रस्ट है। कुहुगल ट्रस्ट कैसे काम करता है दोस्तों? तो कुहुगल ट्रस्ट चेन्नई में है। आपसे पूछेगा कहां पे है, तो बताइए चेन्नई में है। और इसने अभी तक क्या किए हैं? तो 10,000 से ज्यादा गौरैया के घोंसले बनाए हैं। अच्छा एक और मैं पूछ लूं, जरा बताना तो, कि एग्जाम के अंदर पूछेगा कि अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है? तो मैसूर कर्नाटका में है। कहां पर है? अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है, जरा बताना। अली बर्ड सेंचुरी, अली बर्ड कहां पर है? तो मैसूर के अंदर में है। मैसूर कहां है? तो कर्नाटक के अंदर में है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा यहां से, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक महासंग्राम बैच ऑफिसर एकेडमी ने लॉन्च किया है दोस्तों। ये हमारे बिहार पुलिस के जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं, 12वीं पास, अगर आप बिहार पुलिस के अलावा कोई और एग्जाम देते हैं तो मत लीजिएगा, है ना, नहीं तो 51 रुपए आपका डूब जाएगा, क्योंकि इसमें हम वही पढ़ाएंगे जो बिहार पुलिस में आता है। 51 रुपए के अंदर में ऑफर चल रहा है और ये थियोरी बैच होने वाला है ना। पूरा सिलेबस इनका एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसकी फीस अभी ऑफर में 51 रुपए चल रही है और 51 को टेस्ट सीरीज भी इसके साथ है। ये बैच शुरू होने वाला है 26 मार्च से। जैसे ही बैच शुरू होगा उसके बाद इसका फीस हो जाएगा 599 रुपया। कितना हो जाएगा? 599। अभी 51 है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, औषधि विभाग, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। देखो मान लो तुमको नहीं पता है तो ध्यान लगाओ ना थोड़ा सा कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा, जनता की सेवा पूछ रहा है। जन सेवा कौन हो सकता है? कर्मयोगी की बात हो रही है, तो कर्मयोगी के अंदर में कौन हो सकता है? तो आप भी जानते हैं कि औषधि विभाग हो सकता है। कौन हो सकता है? औषधि विभाग होगा साथियों। क्या उत्तर होगा? औषधि विभाग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, औषधि विभाग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कह रहे हैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 19 और 20 मार्च 2025 को नई दिल्ली स्थित सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट यानी CSOI में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम अभियान आयोजित किया है। यह कार्यक्रम क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य नेतृत्व कौशल विकसित करना, समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना और कार्यों में सेवा भाव को शामिल करना है। थोड़ा सा रुक जाइए, ये चेंज कर लेता हूं। तो ये जो है राष्ट्रीय कर्मयोगी है, ये जो है 19 और 20 मार्च को नई दिल्ली में, 19 और 20 मार्च को क्या होने वाला है दोस्तों? 19 और 20 मार्च को नई दिल्ली स्थित सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकसित करना, समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना और कार्यों में सेवा भाव को शामिल करना है। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सा विभाग है? तो औषधि विभाग है। अच्छा एक बात बता सकते हैं कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? अभी इनके पिताजी की 2 दिन पहले मैंने बताया था, कल ही बताया था ना, कल पढ़ाया था ना, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान है। जरा मुझे बताइए कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है जरा बताइए? तो जेपी नड्डा है ना। कौन है? जेपी नड्डा है। अच्छा आपसे पूछ देगा कि जेपी नड्डा के अलावा बिहार के कौन है? तो बिहार के मंगल पांडे हैं। बिहार के कौन है? मंगल पांडे। पूछेगा एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो कौन है? जीतन राम मांझी हैं। कपड़ा मंत्रालय पूछेगा किसके पास है? तो गिरिराज सिंह के पास है। किसके पास है? तो गिरिराज सिंह के पास है कपड़ा, है ना। एमएसएमई किसके पास है? जीतन राम मांझी के पास है। लल्लन सिंह के पास क्या है? तो मत्स्य किसके पास है? तो मत्स्य विभाग लल्लन सिंह के पास है, राजीव रंजन सिंह के पास है। चिराग पासवान के पास क्या है? बिहार के लोगों का पहले बात कर लेते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण है। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, ध्यान रखिएगा। अब आइए 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों। 5 करंट अफेयर्स की बात करते हैं और वो भी मार्च 2025 तक का अपडेटेड। एक घोषणा है आप लोगों के लिए, है ना, लेकिन अभी नहीं करूंगा, अभी करेंगे तो आप ज्यादा खुश हो जाएंगे। अच्छा हमको बताइए, यहां पर ना 5 करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है,
मुंह ना लसलसाने लगता है, सट जाता है मुंह। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जैसे मान लीजिए पूछेगा कि आईसीसी के अंदर में अगला चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगा, 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगा। पूछता है कि वनडे का आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 में कहां होगा, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कहां होगा। तो ये आपको जगह याद करना पड़ेगा। तो मैं 5-6 जो इंपॉर्टेंट है वो करा देता हूं, फिर धीरे धीरे आगे करा दूंगा, क्योंकि एक ही बार 20 को तो कराएंगे नहीं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, टी20 वर्ल्ड कप से शुरू करेंगे। आईसीसी का ही है, ध्यान रखिएगा, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को WC लिख रहा हूं, वर्ल्ड कप 2026 बताइए कि कहां होने वाला है। दूसरा आईसीसी टी20 के जगह नॉर्मल वर्ल्ड कप, नॉर्मल WC लिखने का मतलब क्या हो गया, ओडीआई लिख देता हूं, इससे बढ़िया टी20 की जगह वनडे इंटरनेशनल, वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 जो है आपको बताना है कि इसका आयोजन कहां होने वाला है। उसके बाद आप फिर बताइए तीसरा टी20 वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप 2028 कहां होने वाला है। फिर आप बताइए चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 कहां होने वाला है। अच्छा, अगर एक आध को कोई हमसे सिल्ली मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, इसलिए माफ कर दीजिएगा, इसलिए माफ कर दीजिएगा क्योंकि गलती तो हर किसी से हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है 2029, तो उसको सुधार लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा तो मैं उसको सुधार लूंगा। जैसे कल मैंने शाहरुख खान की पत्नी बोल दिया था किरण राव को, जबकि आमिर खान की पत्नी होगी, तो कहीं कहीं छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है तो उसको बता दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप फिर से आएगा, 26 में हो गया, 28 में हो गया, फिर कब होगा तो 30 में होगा। टी20 वर्ल्ड कप कहां होगा, 2030 में होगा। आपसे पूछेगा कहां होगा, एक और जगह है यहां पर, एक और नीचे 5 ही बोला था लेकिन 6 लिख देता हूं। क्या लिखूंगा, आईसीसी ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2031 के अंदर में होगा, और आपसे पूछेगा कि ये कहां होगा, जगह पूछेगा एग्जाम के अंदर में। चलिए, अच्छा इस बार वाला चैंपियंस ट्रॉफी कहां हुआ था, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहां हुआ बताइए जरा, सबसे पहले तो यही बताइए। तो ये हुआ पाकिस्तान और यूएई में, है ना। चलिए, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 होगा इंडिया और श्रीलंका में। दोस्तों कहां होगा, तो भारत और श्रीलंका में होगा, 2 देश इसको मिलकर आयोजित करेंगे। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, ओडीआई साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, कहां पे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ये बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2028, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। आपसे पूछेगा चैंपियंस ट्रॉफी अभी हुआ है 25, 4 साल के बाद फिर होगा 2029 के अंदर में, दोबारा इंडिया में होगा। कहां होगा, इंडिया में, यानी भारत में। पूछेगा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2030 3 देशों में होगा, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों में होगा। अच्छा, आईसीसी ओडीआई विश्व कप 2031 वाला कहां होगा, तो इंडिया और बांग्लादेश में होगा। कहां होगा, इंडिया और बांग्लादेश में होगा। ठीक है जी, सभी लोग ध्यान रखेंगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत श्रीलंका, 2027 में जो ओडीआई होने वाला है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत, टी20 वर्ल्ड कप 2030 इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, और ओडीआई वर्ल्ड कप 2031। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे कहें तो। अच्छा, ऐसा कैसा रहेगा कि मेरी टीम आपको एक मंथली मैगजीन बना करके दे, सुनिएगा ध्यान से, उसका कीमत ले 50 रुपया ले आपसे महीना में, फ्री में नहीं दे, फ्री का आप चंदन नहीं, मेहनत होगा तो 50 रुपया महीना में लेंगे, और उतना मेरा हक है आपसे। और पूरे 1 साल, ये 1 महीना का मैगजीन दे, उस मैगजीन में क्या क्या रहे, तो उस मैगजीन में जैसे ये न्यूज है तो ये न्यूज रहे, क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन के नीचे ये डिटेल में जो उसका ये न्यूज का डिस्कशन है, ये न्यूज का डिस्कशन रहे, फोटो रहे। ये तो सबको ही करता है, ये तो मैगजीन में सबको ही करता है, जितने भी हमारे भारत में अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं सभी लोग ये काम करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं उसी क्वेश्चन के नीचे जो डिस्कस किए हैं ना 5 को, ये 5 या तो इस तरह से उतार के दे दें, या तो इन 5 पर एमसीक्यू बना दे 5 अलग से,
5 को अलग से एमसीक्यू बना दे। पीडीएफ देना है, प्रिंट आउट तो देना नहीं है, तो पेज थोड़ा बड़ी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मैं जो कुछ देना चाह रहा हूं मैगजीन, उस मैगजीन में ये क्वेश्चन रहे, उस क्वेश्चन के नीचे इसका ये डिस्कशन रहे, फोटो रहे, एगो और अलग से ऐड कर दें कि जो एक्स्ट्रा डिस्कशन हम कराए हैं इस पर या तो एमसीक्यू बना दें और या तो हम इसका डिटेल में थ्योरी उतार दें। कैसा आइडिया रहेगा मुझे बताइए। लक्ष्मण सर और साजिद सर मतलब आ गए हैं। लक्ष्मण सर घर पे गए हुए थे मेरे भाई, तो लक्ष्मण सर आ गए हैं, तो आज से लक्ष्मण सर की क्लास होगी, साजिद सर की भी क्लास होगी। ऐप में डलवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही रहेगा ये आइडिया, नया आइडिया रहेगा। महासंग्राम बैच है, आपको ही पता है, 51 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 25,000 करोड़, 40,000 करोड़, 54,000 करोड़, 75,000 करोड़। करेक्ट आंसर होगा 54,000 करोड़। देखिएगा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 20 मार्च 2025 को 54,000 करोड़ से अधिक के 8 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। भारतीय सेना के लिए कौन कौन सा है भैया? T90 टैंकों के वर्तमान 1000 एचपी इंजन को 1350 एचपी इंजन से अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। इससे टैंकों के युद्ध क्षेत्र गतिशीलता विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ेगी, क्योंकि उच्च शक्ति से भार अनुपात क्या होता है? कम हो जाता है। तो अब ज्यादा लोड लेकर के जाना है, ऊंचाई पर चढ़ना है, तो बात सही है। क्या चाहिए? इंजन चाहिए। देखते ना कि ट्रेन व्रेन भी आप जाते होंगे कभी, ट्रेन पटरी पर अगर कहीं ऊंचाई वाले, जैसे बॉम्बे जाइएगा तो नासिक से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तो नासिक से ट्रेन आगे बढ़ने के बाद उसमें डबल इंजन लगा दिया जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ना है तो पावरफुल इंजन चाहिए। यस और नो? यस, सभी लोग बताइए यस और नो। करंट अफेयर की क्लास पीडीएफ डला गया है। जितने भी लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि अभी आप जो है ऑफिसर एकेडमी का ऐप खोलिए, ऑफिसर एकेडमी का ऐप खोलिए। मैं आपको बताता हूं ऐसे ही ऑफिसर एकेडमी का ऐप है, मैं आपको बता ही देता हूं, मैं भी खोल लेता हूं। ऑफिसर एकेडमी के ऐप में जब आप ऐप खोलेंगे तो यहां पे तो फोटो आता है, यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके बटन बना हुआ है ना। तो इसमें से देखिएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये जो 5 नंबर बटन है ना, इसको अभी खोल के देख लीजिएगा क्लास के बाद। यहां आप क्लिक करेंगे तो करंट अफेयर पीडीएफ के नाम से इसको बना दिया गया है। इसका नाम क्या है? करंट अफेयर पीडीएफ। आज शाम तक 19 फरवरी से लेकर आज कितना है? 21 मार्च तक का पीडीएफ, आज पूरा पीडीएफ यहां पर ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। सुनीता, ठीक है, सुनीता मेरी विद्यार्थी हैं पेड बैच की, ये लगातार कई दिनों से कह रही हैं कुमारी सुनीता जी, आपकी बात हमने सुन ली है। आप देखिए कल रात में हमने अपनी ऐप में अपडेट करवा दिया है सुनीता, ठीक है ना, ऐप में अपडेट करवा दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे 5 नंबर बटन पे आपको अभी भी आप खोल के देख सकते हैं, दिख जाएगा, लेकिन अभी उसमें पीडीएफ डलाया नहीं है। आज पीडीएफ डला जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, कुछ एक करंट अफेयर्स कर लेते हैं। आइए 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मार्च 2025 तक का अपडेटेड। अच्छा, थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई मेरे? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे तो हम छोटा कर देंगे, छोटा करेंगे तो डिस्कशन ही तो कम करना पड़ेगा ना, आप ही के कटौती होगी। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सब अध्यक्ष की ही लाइन से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सब अध्यक्ष की। चलिए बात कर लेते हैं अध्यक्ष। सबसे पहले बात करेंगे टाटा ट्रस्ट। जरा सभी लोग कमेंट करके बताइए टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं। दूसरा, फिर अध्यक्ष की बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI पूछता है हर बार, है ना। तीसरा, फिर अध्यक्ष की ही बात करेंगे, लेकिन इस बार हम आपसे बात करेंगे ISA, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन। इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन ISA, इसका हिंदी क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय, इसका हिंदी लिख देता हूं यहां पे, एक सेकंड। अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये पूछा हुआ सवाल है, पिछली बार पूछ दिया था, लोगों को हवा नहीं लगा। ISA लिख के पूछ देगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ISA का मतलब क्या है। चौथा बताइएगा, अध्यक्ष बताइए आप, फिक्की का बताइए, फिक्की काफी न्यूज में है। पांचवा, अंतिम बता दीजिए एक और
किसका बताइएगा? तो आप बता दीजिए भारत के सीएजी कौन है? सीएजी बता दीजिए। तो सीएजी सबसे आसान है ना, सबसे आसान तो सीएजी ही है, वहीं से आंसर शुरू कीजिए। नहीं, सबसे आसान तो ऊपर वाला है। तो ये कौन बने हैं? अध्यक्ष टाटा ट्रस्ट के नोएल टोयोटा। कौन बने हैं? नोएल टोयोटा। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन बने हैं मेरे दोस्तों? नोएल टाटा। नोएल टोयोटा कह रहा हूं मैं नोएल टाटा बने, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिपिन कुमार बने हैं। कौन बने हैं? बिपिन कुमार बने हैं। ये अपडेटेड है, कब तक का अपडेटेड है? मार्च 2025 तक का। आज हमारा कौन सा दिन है? आज डे 2 है करंट अफेयर का। हमने आपसे वादा किया है कि अगले 40 दिन में 1 साल का करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा रोज, है ना। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसओ के कौन है? आशीष खन्ना है। कौन है? आशीष खन्ना है। चौथा, फिक्की, तो ये सबको पता है, हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। फिक्की के कौन है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। लास्ट आपसे पूछेगा सीएजी, तो कोई जानता है, संजय मूर्ति। अच्छा, एक और घुमा के पूछे, यहां पर एक घुमा के पूछे, टाइम तो नहीं है। अच्छा, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अच्छा छोड़ो, कल करा देंगे। सीआरपीएफ सारा लाइन से जितने एसएसबी है ना, सब करा देंगे। आप बैचेस हमारा ले सकते हैं। विजयी बैच है साथियों, विजयी बैच नया बैच है जिसमें लाइव क्लास चल रहा है। अभी भी लगभग 1.5-2 महीने का टाइम है, तो 999 रुपए के अंदर में ऑफर प्राइस है, आप बैच ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 18 मार्च 2025 को राजस्थान के किस शहर में डीओपीपीडब्ल्यू ने पेंशनर्स जागरूकता कार्यक्रम का 8वां आयोजन किया था? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में। ये पीआईबी के अंदर में न्यूज दिया हुआ था और काफी महत्वपूर्ण खबर थी, तो आपको बताना है कि ये कहां पे है। सर पूरा लिखे, बाद में शॉर्ट याद नहीं रहता। क्या शॉर्ट लिखे हैं भाई? कुछ शॉर्ट लिखे हैं क्या? ये शॉर्ट जो लिखे हैं लिख देता हूं, लाइए। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अध्यक्ष एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी गुड, अच्छा याद दिला। अब नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है ना, कल से पूरा डिटेल में लिखूंगा। 5 मिनट ज्यादा लगेगा, चलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी बात सही है, बाद में याद नहीं रहेगा जब पीडीएफ खोलेगा बच्चा, तो है ना। और कहीं फिकी तो फिकी ही बोलते हैं। सीएजी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? महालेखाकार एवं निरंतरक परीक्षक बोलते हैं ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। देखिएगा, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग डीओपीपीबी ने जयपुर में पेंशन भोगी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 18 मार्च को जयपुर में पेंशन भोगी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय सरकार पेंशन भोगी कल्याण संघ जयपुर के सहयोग से हुआ, जिसमें ये लोग मिले थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सीजीएचएस सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए, फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए ये सब बातें यहां पर कही हैं। आइए 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं, और हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। बिहार के अंदर में जो लेटेस्ट हमारा जीआई टैग मिला है, अब जीआई टैग ना बिहार में भी तो बहुत है, अब पूरा जीआई टैग तो एक बार में करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। 5 करंट अफेयर मार्च 2025 तक अपडेटेड, है ना, मार्च 2025 तक अपडेटेड। पूरा बिहार का जीआई टैग करेंगे तो ये कचरा हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर का, कृषि से संबंधित जितने भी कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित बिहार के जीआई टैग है ना, बिहार के जीआई टैग हैं। बिहार का क्या? तो जीआई टैग, ठीक है। अब बताइए कि कृषि से संबंधित कौन कौन? तो सबसे पहले शाही लीची, कहां की? तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची सबसे पहले किसको मिला है? जरा कमेंट करिए, आप ही लोग बताइए तो जरा, किसको किसको मिला है? शाही लीची को मिला है। मखाना को मिला है क्या? मखाना को, मिथिला का मखाना किसको मिला है? ये मुजफ्फरपुर का है, आपको भी पता है। मखाना तो यहीं लिख देता हूं यार डायरेक्टली, मिथिला का मखाना, मखाना मिला है। भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुर का क्या? जर्दालू आम, कहां का? भागलपुर का। कमेंट कीजिए सभी लोग। चिनिया केला कहां का? चिनिया केला कहां का? हाजीपुर का। मगही पान कहां का? कतरनी चावल कहां का? मगही पान, कतरनी चावल कहां का? अच्छा ये बताइए कि चिनिया केला को अभी तक मिला है कि नहीं मिला है? चिनिया केला को अभी तक मिला है कि नहीं मिला, ये बता दीजिए, मिला है कि नहीं मिला है? अच्छा एक पूछूं, खोला मिर्च कहां का है जिसको जीआई टैग मिला है? मान लो एग्जाम में आपसे पूछ दे कि खोला मिर्च कहां का है, बताइए तो जरा, मैं देखता हूं थोड़ा दूर दूर का, अलग अलग जगहों का पूछता हूं।
खोला मिर्च कहां का है जिसको जीआई टैग मिला, राज्य बताइए। दूसरा एक अल्टर पूछता हूं, और अल्टर, भालिया गेहूं और गिर केसर आम, गिर केसर आम, भालिया गेहूं इसी 2024 में मिला है, नया नया मिला है, और गिर केसर आम, गिर से तो आप लोग पकड़ लीजिएगा कि कहां का है, नामे में गिर लगा हुआ है, तो गिर से तो आप लोग पकड़ लीजिएगा गिर केसर आम, मान लो हमको ना गलती हो गया, गिर नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा, चक हाओ, चक हाओ चावल, चक हाओ चावल, खाली बिहारे का काहे पूछेंगे, जो अलग अलग राज्यों का है उनको भी पूछते हैं, सब पूछना तो पॉसिबल नहीं है। एक नींबू है लेकिन नॉर्मल नींबू नहीं है, कचई नींबू, कचई नींबू, आइए, खोला मिर्ची कहां का है दोस्तों, तो गोवा का है, कहां का है, गोवा को है। भालिया गेहूं और ये दोनों कहां के हैं दोस्तों, तो दोनों गुजरात के हैं, है ना, दोनों कहां के हैं, गुजरात के हैं। चक हाओ चावल और कचई नींबू कहां का है, तो मणिपुर का है दोस्तों, कहां का है, मणिपुर का है, मणिपुर का, ध्यान रखिए। और बहुत सारा जीआई टैग है ना, तो एक दिन किसी दिन अलग से मन करेगा तो एक दिन किसी दिन जीआई टैग पर क्लास ले लेंगे, तो पूरा का पूरा जीआई टैग करा देंगे, है ना। सबसे पहले जो नया नया जीआई टैग मिला ना, क्योंकि एग्जाम में वो जीआई टैग नहीं पूछेगा जो पुराना है, नया वाला ही जीआई टैग पूछेगा आपसे, है ना। तो नया वाला पहले करेंगे, धीरे धीरे पुराना भी कर लेंगे। आपको पता है कि बिहार पुलिस का बैच 51 रुपए में ऑफिसर एकेडमी ने ऑनलाइन में लॉन्च कर दिया है, और ऑफलाइन में मात्र 599 रुपए में, ऑफलाइन में मात्र 599 रुपए के अंदर में लॉन्च कर दिया है। वाम, WAM, वाम इवेंट 23 मार्च 2025 को किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ये वाम इवेंट हो रहा है, वेब्स एनिमी एंड मैंगो कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये कहां पे आयोजन होगा आपको ये बताना है। सर कल कहे थे कि बुक और बुक का उन्मोचन, क्या लिख रहे हो, किसने किया इस प्रकार, कराए हैं गब्बर भाई, आप लेट आए हैं, बहुत सारा बुक आज कराए हैं, लेकिन एक दिन में 50 को बुक नहीं ना करा देंगे, 5-6 को आज कराए हैं, 1-2 दिन के बाद फिर 5-6 को करा देंगे, रोज थोड़ा थोड़ा कराएंगे तभी ना याद रहेगा। एक दिन में अगर 40 को किताब करा देंगे तो नहीं याद रहेगा आपको, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। जीआई टैग क्या होता है, देखिए जीआई टैग जो है ज्योग्राफिकली, मतलब अगर किसी एक विशेष स्थान के ऊपर विशेष चीज को ना प्रमाणित किया जाता है कि यहीं इसका इंपॉर्टेंट है ये, है ना। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई दोस्तों, मुंबई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार ने मीडिया एवं एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से वैम, वेब्स एनी एंड मैंगो कॉन्टेस्ट अगले संस्करण की घोषणा की है। यह प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित होगी और क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा है, क्रिएट इन चैलेंज का हिस्सा है। वेब्स यह कार्यक्रम 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में होगा। इसके पहले यह गुवाहाटी में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में, वाराणसी में और दिल्ली में आयोजित हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी के ऊपर, 5 करंट अफेयर, और ये हम आपको क्या करा दें बताइए, वो करवा दें सेना के जो अपडेटेड हैं, जैसे वायु सेना के कौन है, थल सेना के कौन है, हमको तो शुरू से कराना है सब कुछ, है ना। आप ही लोगों ने कहा है ना भाई कि शुरू से एकदम 0 से पढ़ा दो सर जी। आज कौन सा दिन है हमारा, 2 आउट ऑफ 40 है ना, दूसरा दिन है। कितने दिन का मिशन चल रहा है भाई, 40 दिन का मिशन चल रहा है। चलिए सबसे पहले तो ये बताइए कि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, सबसे आसान सवाल, तीनों सेना का कमांडर कौन होता है जरा बताइए सबसे पहले। दूसरा अब पूछता हूं अध्यक्ष के रूप में, या सर्वोच्च सेनापति जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं सर्वोच्च सेनापति, जो तीनों सेनाओं का हेड होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। खैर आइए, अच्छा ये कौमी राष्ट्रपति हैं, मैंने कल भी बोला था दोस्तों, याद कर लीजिएगा कि ये कौमी राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा 15वीं राष्ट्रपति हैं, है ना। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो बताना है, और प्रधानमंत्री मोदी जी कौवे हैं, कई बार पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आइए, तीनों सेना के कमांडर हो गए। अब बताइए साथियों कि थल सेना के प्रमुख कौन है, थल सेना के प्रमुख कौन है, नौ सेना के प्रमुख कौन है, नौ सेना के प्रमुख कौन है। तीसरा के बाद चौथा बताइए वायु सेना, एकदम आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, है ना, सबसे आसान यही करंट अफेयर हो सकता है, वायु सेना के अध्यक्ष कौन है। और पांचवा बताइए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लिख देता हूं फुल फॉर्म, नहीं तो फिर कहेगा शॉर्ट में लिख दिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस कहते हैं इसको, हालांकि सीडीएस सब बच्चा जानता है,
लेकिन फिर भी आपने चूंकि मुझे कह दिया है इसलिए मैं लिख दूंगा चीफ ऑफ सीडीएस एडवांस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे साथियों सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो आपको ही पता है कि द्रौपदी मुर्मू है, ध्यान रखिएगा। थल सेना उपेंद्र द्विवेदी हैं, उपेंद्र द्विवेदी। आपसे फिर बताता हूं कि उपेंद्र द्विवेदी कौवे हैं, ये भी आप पता रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 30वें हैं, 38 हैं, 30वें नंबर के ये क्या बने हैं, थल सेना के प्रमुख बने हैं। दूसरा है नौसेना, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और ये जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं ये कौन है, 26 हैं कि 28 हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये टॉपिक चूंकि मुझे शुरू से शुरू करना था, आज दूसरा दिन है तो धीरे धीरे। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 हैं, 26वें हैं, है ना। अब पूछा वायुसेना के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह हैं। कौन है, अमरप्रीत सिंह। अभी ये दौरे पर भी गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के, है ना। अमरप्रीत सिंह हैं, कौवे नंबर पे हैं, 28वें चुने गए हैं और 28वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अनिल चौहान है। चलिए तो इतना ही काफी है आज के लिए, है ना। अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, डेली एक दिन पुराना रिवीजन करते हैं। तो आज कब का रिवीजन करेंगे, आज 21 तारीख है, तो कल कितना तारीख था, कल 20 तारीख था। तो मैंने आपको 20 तारीख को जितना करंट अफेयर पढ़ाया है अगले 2 मिनट में, सिर्फ कितने मिनट में दोस्तों, तो अगले सिर्फ 2 मिनट के अंदर में, कितने मिनट में, अगले 2 मिनट के अंदर में पूरा रिवाइज कर लेंगे। घड़ी देख के 2 मिनट। ये वाला कहां है, प्रेजेंटर जो है ना मिलता नहीं है, प्रेजेंटर का बैटरी लाना होगा। ठीक है, अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच, ये कल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फ्री स्पीच की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत को मुक्त भाषा समर्थन में कितने स्थान पर रखा गया है, तो याद रखिएगा 24 नंबर पे। इसमें कुछ भी डिस्कशन नहीं होता है, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, सिर्फ टिक करते हैं, रिवाइज कराते हैं। फॉर्मूला 1 सीजन की शुरुआत किस ग्रैंड प्रिक्स से हुई है, जिसमें लैंडो नॉरिस विजेता बने हैं। तो आप दोनों जगह किससे होता है, साल में पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स होता है, और उधर टेनिस में भी क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। टेनिस के अंदर में हो भी चुका है, पढ़ा दूंगा 2-3 दिन के अंदर में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, जहां हार्डकोर्ट पर खेला जाता है वो, है ना। कौन जीता है, सिंगल्स में, डबल्स में, मिक्स में, वोमेन में, मेन में। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्क्वाड बनाया है, क्या नाम है उसका, शिष्टाचार स्क्वाड। कमेंट कीजिए सी ऑप्शन। भारतीय सरकार के द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक क्षेत्र में विनायक चुनौतियों से निपटने और दीर्घकालीन विकास के नेतृत्व करने के लिए किस उच्च स्तरीय कमेटी, तो याद रखिएगा अंतर मंत्रालय, इंटर मिनिस्ट्रियल। नेक्स्ट, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो आज ही हमने आपको गोरैया पढ़ाया, 20 मार्च को मनाया जाता है। समर्थ कार्यक्रम जिसे 19 मार्च को लॉन्च किया गया किस क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए है, तो समर्थ याद रखिएगा दोस्तों किसके लिए, टेलीकॉम के लिए है। किसके लिए, टेलीकॉम के लिए। आतंकवाद के बढ़ते खतरे और उन्नत तकनीकों को निपटने के लिए रक्षा सचिव ने किस बैठक में हिस्सा लिया था, तो आप भी जानते हैं कि आसियान सम्मेलन, आसियान समूह के जो मंत्री हैं उनके साथ ये बैठे थे। नेक्स्ट, हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित चौथे हाफ मैराथन में कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, 1072 लोगों ने हिस्सा लिया था, 1072। हाल ही में इंडिया एआई मिशन ने किस फाउंडेशन के साथ मिलकर यह काम किया है, तो आप भी जानते हैं किसके साथ किया है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। हाल ही में रेलटेल ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ आईटी और आईटीसी सेवाएं साझेदारी की हैं, तो एनएचपीसी के साथ। किसके साथ, एनएचपीसी के साथ। हाल ही में एनआईटी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आप भी जानते हैं किसको चुना गया, अमिताभ कांत को। ये नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं, है ना। हाल ही में असम सरकार ने 500 करोड़ रुपए के अक्षय ऊर्जा और बायोगैस परियोजनाओं के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, तो आपको ही पता है, हेज 5 के साथ। किसके साथ, हेज 5 के साथ। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सचिव के रूप में किसे कार्यभार दिया है, तो अनुज कुमार सिंह को दिया है, अनुज कुमार सिंह को। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रैक्टिसेस की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा नागालैंड ने। किसने, नागालैंड ने। और इसी के साथ हमारा करंट अफेयर के आज का क्लास खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपके उम्मीदों पर खड़े उतरे होंगे। और हां, याद दिला दें कि आज हमारा कितना नंबर डे था, आज डे 2 था दोस्तों। इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ शाम में 6 बजे, कितने बजे, 6 PM, इसका पीडीएफ 6 PM पर ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ इसके कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा,
कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। लेकिन अब आप लोग सीधा ऐप पे से कर लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो ऐप में कहां मिलेगा ये भी बता देता हूं। ये ऐप ओपन करेंगे आप, हम यहाँ पे फोटो रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, फोटो रहता है, यहाँ पे मेनू बना रहता है बहुत सारा, है ना, बहुत सारा मेनू बना रहता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 इस पांचवें नंबर के मेनू में जब जाएंगे यहां पर, तो यहां पे लिखा रहेगा करंट अफेयर पीडीएफ, है ना। अभी फिलहाल ये इसमें कुछ भी नहीं है, शाम शाम तक सारा डला जाएगा। मतलब इसमें टोटल 19 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक एक हो गया, एक महीना, उसके बाद 20 मार्च और 21 मार्च, यानी टोटल 30 दो 32 को पीडीएफ आज डला जाएगा। आज इसमें पूरा 32 पीडीएफ क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। कहां पर, इस 5 नंबर मेनू में। तो जिनको भी पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, प्रतिदिन शाम में 6 बजे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पर पीडीएफ मिलेगा ऐप पर। ना आपको टेंशन लेना है, ना मुझे टेंशन लेना है। और हाँ, जाते जाते एक निवेदन है कि आप जरूर बताइएगा, ये जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद 2 मिनट के बाद आइएगा और इस कमेंट बॉक्स, क्योंकि अभी आप जो भी कमेंट लिखिएगा ना वो बाद में नहीं दिखता है। मेरी जो इच्छा है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, उस मेहनत के रूप में बस आपसे इतना ही है कि मेरी क्लास आज आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है, क्या आपको लग रहा है कि अब आपका करंट अफेयर सुधर गया, क्या आपको अब लग रहा है कि आपको करंट अफेयर सीख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपका करंट अफेयर का नोट्स अच्छे से बन रहा है। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस इसी मैसेज का इंतजार